नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, एमपीपीएससी 2018 से डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, वर्तमान एसडीएम पोस्ट राजगढ़, जिला अनूपपुर में पदस्थ। मैं आज आप लोगों के समक्ष पुनः हाजिर हूँ। आज हम प्रारंभिक परीक्षा की सिलेबस पर बृहद चर्चा करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बुकों का यूज करना चाहिए, किस टॉपिक्स को कैसा पढ़ना चाहिए कि हमारी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों में उपयोग हो सके। हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र होता है हमारा सामान्य अभिरुचि का। प्रारंभिक परीक्षा में जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है, कुल रिक्तियों के 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में भेजा जाता है, अर्थात उनको सिलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र से ही मेरिट लिस्ट तैयार होती है, परंतु जो द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि का, उसमें हमको क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करना कंपलसरी है। 30% मार्क्स होते हैं SC ST OBC के लिए और 40% मार्क्स होते हैं जनरल के लिए। दोनों प्रश्न पत्रों में, चाहे हम सामान्य अभिरुचि की बात करें, सामान्य अध्ययन की बात करें, 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंकों का होता है। ठीक है, समय 2 घंटे का होता है। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। जब हम प्रथम प्रश्न पत्र की बात करते हैं, इसमें कुल 10 इकाई है, अर्थात प्रत्येक इकाई से 10 प्रश्न आते हैं, अर्थात प्रत्येक इकाई से 20 अंकों के प्रश्न आते हैं। इसलिए हम इकाई बार इसमें बातचीत करेंगे कि किस इकाई में कितना हमको फोकस करना चाहिए, ठीक है, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक प्रेफर करना चाहिए। तो सबसे पहली जो इकाई है हमारे सिलेबस में, वो मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। मध्य प्रदेश इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो इस टॉपिक से आएंगे। चाहे मध्य प्रदेश के इतिहास की घटनाएं की बात करें, झंडा सत्याग्रह की बात करें, टूरिया हमारे सत्याग्रह की बात करें, है ना, घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह की बात करें, या हमारे बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि हमारे कौन से राजवंश ने कहां से हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, किस तरीके से सपोर्ट किया, प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे, कलचुरी वंश कौन सा था, है ना, चंदेल वंश कौन सा था, ठीक है, परमार वंश कौन से थे, उनसे संबंधित प्रश्न उठ सकते हैं सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव में कि कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे। इस तरीके से यहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की बात की जाती है। मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से लीडरों ने सहयोग दिया, मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, कि झंडा सत्याग्रह का हमारे स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा है, या हमारे जो जनजातियों से छोटे छोटे सत्याग्रह हुए हैं उनका क्या योगदान रहा। आप 2 नाम याद कर सकते हैं, हम उसको जनजाति व्यक्तित्व में लेते हैं, शंकर साहे रघुनाथ साहे की, उनके 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रानी अवंतीबाई की बात करते हैं। ऐसे विभिन्न लोग हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, गौड़, भील, बैगा, सहारिया, भारिया, पनिका, ये सारे मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन उठते हैं। इनके विशेषताएं क्या है, सामाजिक विशेषताएं क्या, आर्थिक विशेषताएं क्या है, इनके विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न उठते हैं। ठीक है, इनका निवास स्थल को क्या बोला जाता है, विशेष पिछड़ी जनजाति इनमें से कौन सी है, ये हमारी जनजाति से संबंधित प्रश्न है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं ना, लोक साहित्य है, किसने रचना है, किसने रचना की है, कौन कौन से साहित्यकार हैं, इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन उठते हैं। ये हमारा प्रथम यूनिट है जिससे हमारे 10 प्रश्न उठेंगे। इसलिए प्रत्येक हमारी इस यूनिट को बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। आपको कोशिश करना है कि यहाँ से जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये चीजें सारी की सारी मुख्य परीक्षा में काम आएंगी। यहाँ ऑब्जेक्टिव रहेगा, वही चीज वहां रिटर्न में काम आएंगी। इसके लिए आप उपकार पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें सारा का सारा सिलेबस मिल जाएगा आपको। पूर्ण रूप से हमारा फर्स्ट यूनिट का सिलेबस उपकार पब्लिकेशन की बुक में मिल जाएगा, जिसके राइटर हैं जितेंद्र सिंह भदौरिया। हम बात करते हैं दूसरे यूनिट की। दूसरा यूनिट है भारत का इतिहास। जब भारत के इतिहास की बात करते हैं तो मतलब संपूर्ण भारत का इतिहास, संपूर्ण भारत के इतिहास को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जब हम बात करते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक की, तो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हमारे वर्तमान हमारे परिदृश्य तक इसको काउंट किया जाता है कि 1857 की क्रांति तक या 1757 की क्रांति तक, उसके बाद क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी लड़ाई हुई, कौन कौन सी सारी चीजें हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 1857 की क्रांति तक, उसके बाद क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी लड़ाई हुई, कौन कौन सी सारी चीजें हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। 1857 की क्रांति तक, उसके बाद क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी सारी चीजें हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं।
उसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, अशोक की चीजें पूछ लेता है, चंद्रगुप्त मौर्य की चीजें पूछ लेता है, महान जनपद काल की चीजें पूछ लेता है कि कितने महाजनपद थे हमारे, ना, हमारे ऋग्वैदिक काल में क्या प्रथाएं थी, वर्ण व्यवस्था कहाँ से शुरुआत हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल कहाँ है। ये सारे इस तरीके से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ सकते हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन बात करते हैं। हमारे देश में बहुत सारे सामाजिक सुधार आंदोलन हुए, जिसमें सूत्रधार की बात करते हैं तो वो राजा राम मोहन राय की बात करते हैं, जिन्होंने हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की है। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, है ना। इस प्रकार ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, आर्य समाज की स्थापना होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे धर्म सुधार आंदोलन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोगों में एक जागरूकता आती है। उनसे संबंधित प्रश्न उठेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब 1857 की क्रांति से लेकर वर्तमान परिदृश्य तक की चीजें हम इसमें शामिल करते हैं कि कौन कौन से अधिनियम आए, क्या क्या परिवर्तन हुए, 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या चीजें हुई हैं, इस सभी को हम राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण पुनर्गठन मतलब कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में पुनर्गठन कैसे हुए, राज्यों को एकीकरण कैसे किया गया, हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया, जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया गया, मणिपुर को कैसे शामिल किया गया, हमने भारत को एकता में कैसे पिरोया, फ्रांसीसी कैसे गए, है ना, पुर्तगाली कैसे इंडिया छोड़ के गए, ये सारी चीजों को हम इसके अंतर्गत समाहित करते हैं। इसके लिए आप सीधे यदि प्रीलिम्स या मुख्य परीक्षा को दोनों के साथ लेकर तैयारी करते हैं तो या तो आप सीधे सीधे प्रीलिम्स के लिए अलग अध्ययन कीजिए, मुख्य मध्यकालीन के लिए अलग और आधुनिक की अलग। प्राचीन काल की बात करेंगे, रामशरण शर्मा की बुक प्रेफर कर सकते हैं। मध्यकालीन के लिए आप सीधे सतीश चंद्रा की बुक प्रेफर कर सकते हैं और आधुनिक के लिए बिपिन चंद्रा की। इस प्रकार आपकी ये चीजें कवर हो जाएंगी। या फिर इन सब चीजों को नहीं लेना तो आप यूनिक पब्लिकेशन का हिस्ट्री की बुक को उठाइए, उससे अध्ययन कर लीजिए, सारी चीजें कवर हैं। ये हमारे मुख्य परीक्षा में भी काम आएंगे और प्रारंभिक परीक्षा में भी। तीसरी यूनिट की जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के भूगोल की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में जितने भी भौगोलिक परिदृश्य हों उनका अध्ययन किया जाएगा। यहाँ भी प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के साथ तैयारी हो जाएगी। आपको अलग से प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस कीजिए जो हमारे सिलेबस में दिया है। यहाँ जैसे वन दिया हुआ है, वन प्रारंभिक परीक्षा में वन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत वन है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आया तो सीधे आपको प्रारंभिक परीक्षा में काम आएगी। यही चीज लिखने को आती है तो वो मुख्य परीक्षा में काम आएगी। वनोपज, हमारे जंगलों से कौन कौन सी वनोपज मिलती हैं, तेंदुपत्ता मिलते हैं, गाद मिलती है, बिल्वा मिलता है, ये बहुत सारी चीजें हैं। वन्यजीव, वन्यजीव हमारे शेर कहाँ है, बारहसिंगा कहाँ पाए जाते हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो अलग अलग वन्यजीव अभ्यारण्यों में पाए जाते हैं, फिर हमारे नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी नदियां हैं, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ऑब्जेक्टिव आ गया। नर्मदा नदी की विशेषताएं लिखी तो हमारे मुख्य परीक्षा में आ गया। पर्वत श्रृंखलाएं, जलवायु कैसी मध्य प्रदेश की, प्राकृतिक खनिज संसाधन, कहाँ से हमारा डोलोमाइट निकलता है, कहाँ से टंगस्टन निकलता है, कहाँ से चूना पत्थर निकलता है, कहाँ से संगमरमर निकलता है, ये सारी चीजें हैं हमारी प्रारंभिक परीक्षा की। परिवहन कैसे हैं, कौन कौन से परिवहन का हमारा क्षेत्र है। सिंचाई विद्युत परियोजना के बारे में बात की जाती है जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में काम आएगी। कृषि, पशुपालन से संबंधित उद्योगों की बात की जाती है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में सिर्फ आप टॉपिक बाय टॉपिक फोकस कीजिए, डेफिनेटली आप से पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और आपके यहाँ से 10 मार्क्स कहीं नहीं जाते हैं। इसके लिए जो हमने पहली यूनिट के लिए जो बुक प्रेफर की थी उपकार पब्लिकेशन की, जितेंद्र सिंह भदौरिया की, वही बुक प्रेफर कीजिए, इसमें सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। हम बात करते हैं हमारे फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट है हमारे भारत एवं विश्व का भूगोल। आप लोग समझ गए हैं कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश का इतिहास आया, फिर भारत का इतिहास आया, फिर मध्य प्रदेश का भूगोल आया, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल है फोर्थ यूनिट। यहाँ से हमको 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। यदि हम टॉपिक देखा जाए भारत एवं विश्व का भूगोल है, मतलब भूगोल से संबंधित सारी हमारी घटनाएं इसमें आ जाएंगी। हम पर्वत पठार मैदान की विशेषताएं इसमें पढ़ेंगे, जलवायु की विशेषताएं पढ़ेंगे, पृथ्वी से संबंधित चीजें पढ़ेंगे, भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश, महासागर, महाद्वीप, इन सभी का अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे, वन, खनिज संपदा, कृषि, वन्यजीव, राष्ट्रीय उद्यान आदि के बारे में बात करेंगे कि भाई
मध्य प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, कौन से जिले में है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, कब उनकी स्थापना हुई है, कितना उनका क्षेत्रफल है, ये ऑब्जेक्टिव में यही चीज लिखने को आएगी तो हमारा मुख्य परीक्षा में काम आएगा। सामाजिक भूगोल की बात करें तो इसमें जननांक आ जाता है, जनसंख्या विवरण आ जाता है, जनसंख्या वृद्धि आदि सारी चीजें इसमें समाहित की जाती हैं। बात करते हैं आर्थिक भूगोल की, कि भूगोल से संबंधित जो हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं जहां से हमको बेनिफिट मिलता है उस चीजों की इसमें से समाहित किया गया है कि ट्रांसपोर्ट से हमको कहाँ से पैसा मिल रहा है ना, प्राकृतिक मानवीय संसाधन उद्योग कहाँ से चल रहे हैं, क्योंकि मोस्ट जैसे पेपर उद्योग है तो उसको लकड़ी सप्लाई करना पड़ता है यूकेलिप्टस की, तो ये चीजें हमारी इससे रिलेटेड है। विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर, नदियां, पर्वत आदि के बारे में यहाँ से हम अध्ययन करेंगे कि नदियां, कौन सी नदियां कहाँ से निकलती हैं, है ना, कहाँ पर्वत हैं, कौन कौन से पर्वत हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या समानताएं हैं, कैसे उद्गम हुए, ये सारी चीजें हमारे प्रारंभिक मुख्य परीक्षा 2 में है। परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये सीधा का सीधा हमारा पूरा जो यूनिट है जो ज्योग्राफी का है और जो हमारा मुख्य परीक्षा का पहला पेपर है ज्योग्राफी का, उससे सारे टॉपिक्स उठते हैं। इनको ऐसे पढ़िए कि आप मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा दोनों में काम आ जाए। इनको समराइज कर लीजिए, एक चार्ट बना के पढ़ लीजिए, जैसे परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इनका एक चार्ट बना लीजिए कि परंपरागत एक तरफ और गैर परंपरागत एक तरफ, उनको इस तरीके से चार्ट बनाइए कि आप एक तरफ नीचे लिखते जाइए, उनसे संबंधित फैक्टर डालते जाइए, उनको रीड कीजिए ताकि सारी चीजें आप रिटर्न में कर सकें। ये हमारी 4th यूनिट होती है। 4th यूनिट के बाद हमारा 5th यूनिट आती है। हाँ, ज्योग्राफी की बुक के लिए मैं बात करूंगा। ज्योग्राफी के लिए बुक आप महेश वर्णवाल जी की बुक प्रेफर कीजिए या माजिद हुसैन जी भी प्रेफर कर सकते हैं, का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। 5th यूनिट की जब बात करते हैं तो 5th यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था ये पहला पार्ट है। मध्य प्रदेश का गठन कैसे होता है, मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल के बारे में, विधानसभा, राज्यपाल आदि की शक्तियां, उच्च न्यायालय आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्य प्रदेश के पंचायती राज या त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करेंगे, नगरीय प्रशासन की बात करेंगे पहले पार्ट में। जबकि हम दूसरे पार्ट की बात करें 5th यूनिट की, तो यह राज्य की अर्थव्यवस्था है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारा आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से प्रमुख उद्योग हैं, आर्थिक विकास कैसे हुआ है, ये हमारे 5th यूनिट का सेकंड पार्ट है। इसके लिए आप पहले पार्ट किया सामान्यतः लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसमें मध्य प्रदेश के जो फैक्ट हैं उनको सर्च करके राइट कर लीजिए। दूसरे के लिए आप सामान्यतः मध्य प्रदेश की जो उपकार पब्लिकेशन की बुक है उसको प्रेफर कर लीजिए, ये दोनों चीजें उसमें काम में आ जाएंगे। 6वीं यूनिट की जब हम बात करते हैं, 6वां यूनिट हमारा है भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था। जिस प्रकार हमारी 5वीं यूनिट मध्य प्रदेश के संदर्भ में थी, उसी प्रकार हमारी 6वीं यूनिट किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, भारत का संविधान और अर्थव्यवस्था। जब भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान का शुरुआत कैसे होती है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से अधिनियम थे, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुए और वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुंचे। तो हमारे सिलेबस में भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 का सिलेबस दिया हुआ है, उनको अध्ययन करना। संविधान सभा का गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। फिर संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति, संसद है ना, एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन कौन सी, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, संसद में सारे चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उनके सदस्यों के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। फिर हमारे पास आता है संविधान की आगे चीज देखा जाए, हमारा फंडामेंटल राइट्स, मतलब हमारे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और हमारे राज्य के मौलिक कर्तव्य, इन तीनों को हमको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हमको प्रॉपर तरीके से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों को साथ लेकर पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। आप ऐसा सोच रहे हैं कि सिर्फ हमको ऊपर पढ़ लें तो आप सिर्फ ऊपर ही पढ़ते रहेंगे। आप इनको कोशिश कीजिए कि मुख्य परीक्षा के आधार पर पढ़ें और देख लें कि इनमें प्रारंभिक परीक्षा में कौन सा टॉपिक है, तो वहां से फैक्ट निकालें जो कि प्रारंभिक परीक्षा में काम आएंगे। उसी की जब डिटेल स्टडी या स्ट्रक्चर बना के पढ़ेंगे तो वो मुख्य परीक्षा में काम आएगा। इसके बाद संवैधानिक संशोधन है कि हमारे संविधान में कितने संशोधन हुए, उन संशोधनों के आधार पर क्या क्या चीजें बदली हैं। फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट है, न्यायिक व्यवस्था है, हमारा पूरा जुडिशरी सिस्टम को अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से हमारी जुडिशरी काम करती है, किस तरीके से वो वहां तक पहुंचती है। ये तो हमारा
इसके अगले वाले हिस्से में भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात। इस प्रकार हमारी 5th यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, उसी प्रकार हमारा जो 6th यूनिट उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसमें फंडामेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है भारतीय संदर्भ में, उनके बारे में अध्ययन करने के हमारे औद्योगिक विकास कैसा है, प्राथमिक, सेकेंडरी एंड टर्सरी उद्योगों के बारे में बात करेंगे कि हमारे पंचवर्षीय योजनाओं से उद्योगों का विकास हुआ है। इन सभी के बारे में जो आप बाद में पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर होते जाएंगी, या हम बैठे हैं हम आपको क्लियर कराएंगे। वित्तीय संस्थाएं, जब अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो संस्थाओं को भूल नहीं सकते, जिसके लिए सबसे पहला हमारा रिजर्व बैंक आता है, राष्ट्रीयकृत बैंक है जो नेशनलाइज बैंक है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है, एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनके बारे में बात करेंगे। ये तो हमारा 6th यूनिट। हम फाइनली बात करते हैं हमारे किसकी, 7th यूनिट। 7th यूनिट विज्ञान एवं पर्यावरण। ये नाम तो विज्ञान एवं पर्यावरण का है, पर इसमें विज्ञान और पर्यावरण की चीजें हमको उतने प्रॉपर तरीके से नहीं थी कि आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। इसमें हम टॉपिक बाई टॉपिक जब बात करेंगे तो चीजें हमारी क्लियर होंगी। पहला टॉपिक है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, मतलब फंडामेंटल हमारी जो साइंस है उसको पढ़ना पड़ेगा। इसमें केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी और बायोलॉजी तीनों चीजें जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे इसमें टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां। ये हमारे भारत में कौन कौन से हमारे जो विज्ञान से संबंधित संस्थान है, चाहे हम बात करें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार की, डीआरडीओ की, इसरो की, ठीक है, या हमारी लेबोरेटरीज हैं, आईसीएमआर है, ऐसे विभिन्न हमारी संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे और उनमें क्या क्या उपलब्धियां हैं। फिर इसके आगे मैं बात करूंगा उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। हमारे यहाँ सैटेलाइट जो हमारे लॉन्चिंग होती है उनसे संबंधित चीजें पढ़ेंगे, जितनी हमारी प्रयोगशाला है उनकी बात करेंगे। पर्यावरण जैव विविधता, ये टॉपिक हमारे यहाँ से एनवायरनमेंट का स्टार्ट हो जाता है। एनवायरनमेंट से संबंधित चीजें अध्ययन करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी की। इसके लिए आप एक बुक प्रेफर कीजिए, दृष्टि आईएएस की जो पर्यावरण विज्ञान है वो बुक प्रेफर कीजिए, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो जब ये चीजें आप पढ़ेंगे तो यहाँ से भाई बायोडाइवर्सिटी के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इनको कैसे रोका जा सकता है, किस तरीके से संरक्षण प्रदान किया जाता है, इस क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होते हैं, इकोलॉजी सिस्टम क्या होता है, उसका अध्ययन करेंगे। किस तरीके से एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होता है, पोषण आहार क्या होता है, कैसे लोगों को पोषण मिलता है, कृषि उत्पाद तकनीक, कृषि में कौन कौन से उत्पाद की तकनीक है, जीनोम है, बीटी ब्रिंजल है, ऐसे विभिन्न तकनीक हैं जिनको हम अध्ययन करेंगे जिससे कि हम कृषि में अच्छा काम कर सकें। फिर हम बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण की। खाद्य प्रसंस्करण किस तरीके से हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं, फूड प्रोसेसिंग चैन बनाए हुए हैं जो हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। फिर हमारी स्वास्थ्य नीति आती है, जिनमें स्वास्थ्य कार्यक्रम होते हैं। जब इसकी बात करते हैं तो इसमें जितने भी हेल्थ से संबंधित जितनी भी स्कीम चल रही हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सभी के बारे में हम बात करेंगे कि उनमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से योजनाएं क्रियान्वयन कर रही हैं, है ना, सेंट्रल लेवल से हमारे गांव पंचायत तक ये योजनाएं पहुंच रही हैं, नहीं पहुंच रही हैं, इनकी क्या कंडीशन है, उसकी बात करेंगे। फिर प्रदूषण प्राकृतिक आपदा में प्रबंधन है। इसका अंतिम टॉपिक है कि जो प्रदूषण है, हमारे तीनों सामान्यतः जो बड़े प्रदूषण होते हैं, पॉल्यूशन होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि उनको कैसे रोका जा सकता है, उनमें किस प्रदूषण किसकी वजह से होता है, लिक्विड प्रदूषण क्या होता है ना, सॉलिड प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, वायु प्रदूषण क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। चीजें सामने प्राकृतिक आपदाएं, कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इनकी परिभाषा क्या है, सुनामी क्या है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे तो चीजें आपको ही समझ में आएंगे। हमारी 8वीं यूनिट की जब बात करते हैं, 8वीं यूनिट हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाएं। जब 8th यूनिट की बात करते हैं, इसमें 8th यूनिट से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि इसके लिए बुक कौन सी प्रेफर करें। पहली चीज कि इसमें एक एनवायरनमेंट की बुक लगेगी, इसमें काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए आप सिल्यूसेंट पढ़ सकते हैं जो साइंस वाली है, उससे आपका प्री और मेंस दोनों कवर होंगे, ऐसा नहीं कि आपको प्रीलिम्स कवर होगा। इसलिए बुक लेने से मत डरिए, बुक परचेज कीजिए और आगे बढ़िए। अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक की घटनाओं की जब बात करते हैं 8th यूनिट की, यहाँ से 10 क्वेश्चन उठेंगे 20 मार्क्स के, अर्थात हमको करंट लेकर चलना। उसके लिए आप सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
राज्यसभा टीवी को देखिए आधा घंटा डेली शाम को। साथ में आप मैगजीन मंथली पढ़िए, जिससे आपको करंट अपडेट रहेगा। करंट अफेयर्स जो मैगजीन आती है वहाँ सिर्फ करंट अपडेट नहीं होता है, वहाँ से आपका जीएस भी तैयार होता है। जीएस तैयार होता है तो वो चीज़ें करंट में आप यूज़ कर पाते हैं। तो करंट से संबंधित राष्ट्रीय एवं समसामयिक की घटनाएं, इसमें प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पूछा जाएगा, प्रमुख खेल ग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा, शब्दावलियों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, भारत एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेलों के बारे में बात करेंगे, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी उनसे संबंधित चीजें बात की जाएगी, जो आपको करंट में मिल जाएंगे, मैगजीन में मिल जाएंगे। ये चीजें आप पढ़ते रहेंगे तो कंटिन्यू आपकी लाइफ में बना रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ यूनिट 9 की इकाई की, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं टेलीकम्युनिकेशन की जब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित चीजें कि इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हम किस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं, ये हमारे सरकारी दफ्तरों तक कैसे पहुंच रही है, उसकी बात करेंगे। रोबोटिक्स, आज वर्तमान संदर्भ रोबोटिक्स का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे फील्ड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप देख सकते हैं कि ह्यूमन को एक कबार दे दिया जा रहा है। ई गवर्नेंस की बात करते हैं कि जो हमारे शासकीय कार्यालय हैं, है ना, सरकारी ऑफिस हैं, उनमें किस तरीके से हम दूरसंचार तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, कौन कौन सी हमारे पोर्टल चल रहे हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। ई कॉमर्स मतलब आज वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से खरीदारी के बजाय ई कॉमर्स का शॉपिंग किया जा रहा है, ई कॉमर्स से शॉपिंग की जाती है। फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, मिंत्रा है, आदि से इसकी सूची की जा रही है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें एक साइबर सिक्योरिटी भी है, जो बुक्स हमारे स्पेक्ट्रम की जो मुख्य परीक्षा में थर्ड पेपर के लिए उपयोग होगी, वो इसमें भी यूज हो सकती है। इसलिए कोशिश कीजिए वो बुक परचेस कर लीजिए, उनमें से सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लीजिए, इनको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के आधार पर पढ़िए, तो दोनों जगह आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। हम अंतिम यूनिट की बात करते हैं, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं, संविधिक संस्थाएं। मध्य प्रदेश में विभिन्न संवैधानिक और संविधिक संस्थाएं। संवैधानिक मतलब जो जिनका उल्लेख संविधान में है, जबकि संविधिक मतलब जो हमारे नियमों के आधार पर बनाई गई है। ऐसे हम बात करते हैं जैसे भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग का क्या कार्य है, कौन से आर्टिकल में है, कितने सदस्य होते हैं, इनका सामान्यतः आयु क्या होती है। राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी बात की जाती है कि किसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। फिर यूपीएससी की बात करते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की बात की जाती है, तो उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, कौन कौन से हमारे इसके टारगेट्स हैं, वो करना है, ये क्या करवाता है। सीएजी, जब सीएजी की बात करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी के क्या कार्य हैं, किस संविधान के किस अनुच्छेद में 148 से 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। नीति आयोग, जब हमारे योजना आयोग के खत्म होता है तो नीति आयोग की शुरुआत होती है। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन होता है और वहां से हमारी शुरुआत होती है एक नए कमीशन की। तो यहाँ से नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, कौन अध्यक्ष होता है, कौन सदस्य होता है, कौन उपाध्यक्ष होता है, कौन सेक्रेटरी होता है, इसके बारे में पढ़िए। ह्यूमन राइट कमीशन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कमीशन फॉर इंडिया या ऑल वर्ल्ड। कि ह्यूमन राइट कमीशन की जब बात करते हैं तो इसमें हमारे मानव अधिकारों की बात की जाती है, मानवाधिकार अधिनियम की बात की जाती है 1993 की, और उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे, कितने सदस्य होते हैं, कितने वर्ष तक कार्यकाल होता है। महिला आयोग की बात की जाएगी, बाल संरक्षण आयोग की बात की जाएगी, हमारे SC ST वाले आयोग की बात की जाएगी, सूचना आयोग है, सतर्कता आयोग है, NGTA नेशनल ग्रांट ट्रिब्यूनल है, खाद्य संरक्षण आयोग है। मोस्टली जो आयोग हैं ये आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएंगे, उनको एक बार रीड कर लीजिए, प्री और मेंस दोनों में काम आ जाएंगे। तो ये तो हुआ हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस, कि प्रीलिम्स के सिलेबस में उनको क्या करना है, कैसे पढ़ना है। इसके लिए मैं कुछ चीज़ों और बताना चाहता हूँ। प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए आप एक चीज़ कीजिए कि डेली न्यूज़पेपर की पढ़ने की आदत डालिए, हाईलाइटर लेके पढ़िए, कोशिश कीजिए कि हम एक आधा घंटा डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकें। उसमें अभिव्यक्ति वाला पेज है, उस पेज को 100% पढ़ें, देश विदेश वाले पेज को पढ़ें, मध्य प्रदेश का पेज को पढ़ लें, स्पोर्ट्स के जो पेज है उसको देखें पर थोड़ा कम देखें। यहाँ से हर जगह से हमारे न्यूज़पेपर कंपलसरी है। मंथली मैगजीन को फोकस करें। फिर हम बात करें मंथली मैगजीन, आप
दृष्टि, यदि आप थोड़ा अभ्यास में तैयारी कर रहे हैं, दृष्टि आईएएस की करंट अफेयर्स टुडे पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ना है तो प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिए, और भी छोटी पढ़ना है तो घटना चक्र पढ़ लीजिए। राज्यसभा टीवी की आदत डालिए आधा घंटा डेली। इस प्रकार ये तो आपका नॉर्मली सिलेबस हुआ है कि हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप यदि उनसे कंटिन्यू लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आप एक दिन सक्सेस होंगे। एमपीपीएससी में या सिविल सर्विस में आपको सिलेक्शन होने के लिए आपकी छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती हैं कि आप कितनी देर टेबल में बैठ के पढ़ सकते हो, कितने देर चेयर में बैठ के पढ़ सकते हो, आपके रूम में आने मैप लगे हैं कि नहीं लगे हैं, मैप लगाइए। कोशिश कीजिए सिंगल रहते हैं तो आपको पूरी दीवारों में लिखे होना चाहिए, चिपका दो जो चीज़ें याद नहीं हो रही हैं तो। इस प्रकार से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम इस वीडियो को और विस्तृत करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।